हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के वीडियो में चालू करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वह सिक्स्थ क्लास की जो सिविक्स का हमारा ये आज लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग चालू करने वाले हैं सेवन क्लास की। आपको जियो से हम चालू करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की क्या क्या आजीविका होती है। आजीविका का मतलब होता है जीवन को जीने के लिए मूलभूत ज़रूरतें। तो जीवन की मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं, उस बेसिक चीज़ों को ये लोग कैसे पूरा करते हैं, आज के टॉपिक में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। कह रहा है कि पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली थी। हमने देखा था कि हमारे जो गांव के क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर समाज के अंदर विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। इन सभी के ऊपर हमने नज़र डाल लिया था। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे कैसे असर पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर भूगोल के बारे में बात कर लिया था कि यदि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में लोग रहते हैं तो उनके काम करने के तरीके में भी बदलाव होते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें और दूसरी चीज़ों की तरह अन्य उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाया करती है। जैसे कि भूगोल की बात करते हैं तो यदि आप यहाँ के मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में आपके पास जो कल्चर होता है, आपका जो कल्चर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। यदि आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो पहाड़ी इलाकों का कल्चर अलग होता है। यदि आप यहाँ पर पठारी क्षेत्र में रहते हैं तो पठारी क्षेत्रों के लोगों के कल्चर अलग होते हैं। यदि आप तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ के कल्चर अलग होते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्चर डिफरेंट टाइप के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कहता है कि इस पार्ट में हमने ये देखा है देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका को चलाते हैं। देखो, कह रहा है क्या अपनी आजीविका को चलाने के तरीके के बारे में बात कर रहा है। जरा आप अपने बारे में सोचिए। अब हमारे पास बहुत बड़ा एक शहर है, जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं। तो जरा आप ही बताइए कि दिल्ली में हमारे पास जितने भी लोग रहते हैं, क्या सभी के सभी लोग एक ही जैसा काम करते हैं क्या? मतलब कि उनके जो कार्य होते हैं, क्या वो सभी के कार्य एक समान होते हैं क्या? नहीं होते ना। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास जो कौशल है, कौशल का मतलब होता है स्किल है। इनके पास जो शिक्षा है, क्या वो सभी के सभी एक समान हो सकते हैं? कभी भी उनकी शिक्षा, कौशल एक समान नहीं हो सकती है। इसीलिए उनके पास जो रोजगार है, वो भी अलग-अलग होते हैं। पहले 2 पार्ट की तरह यहाँ भी हम इनकी ज़रूरत पर पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। इनके जीवन की परिस्थितियों एक दूसरे से कितनी मिलती-जुलती है और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखने का काम करेंगे। तो आइए चालू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में विस्तार से। पहला पहले यहाँ पे गांव दे रखा है, इसका नाम है कलपट्टू गांव। आइए देखते हैं कलपट्टू गांव की क्या कहानी के बारे में बात की जाती है। तमिलनाडु सॉरी तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है, कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई तरह के और भी काम होते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, आपके घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाने का काम यहाँ पर बड़े स्तर पर किया जाता है। कह रहे कलपट्टू गांव में लोग नर्स का भी काम करते हैं, शिक्षक भी होते हैं, धोबी भी होते हैं, बुनकर भी होते हैं, नाई भी होते हैं और साइकिल ठीक करने वाले लोग भी होते हैं। यहाँ पे लोहार भी होते हैं। ये सभी लोग अपनी सेवाएं देने का काम करते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार और व्यापारी भी है। तो दुकानदार भी है और व्यापारी भी है। जो मुख्य गली है वहाँ पर बाजार की तरह दिखाई देती है और इसमें आपको तरह तरह की छोटी छोटी दुकानें दिखेगी, जहाँ पर आपको चाय, सब्जी, कपड़े इन सभी की दुकान देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ दुकान तो बीज और खाद की भी दुकान मिल जाती है। 4 दुकानें चाय की है, जहाँ टिफिन भी मिलता है, मतलब कि जहाँ पर लोग दिन भर के काम करने के बाद आप खाना खा सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था कलपट्टू गांव में देखने को मिल जाती है। टिफिन का मतलब होता है कि खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे कि सुबह इडली हो गया, डोसा हो गया, उपमा मिलते थे। और शाम के नाश्ते में उन्हें बड़ा, बोंडा या मसूर पाक ऐसे कुछ चीजें वहाँ पे खाने के लिए मिलती थी। चाय के दुकान के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता था। उनके घर में ही लोहे की चीजें बनाने के काम होते थे। बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान थी और वह साइकिल किराए पर भी मिलती थी। गांव में 2 परिवार कपड़े धो करके अपनी आजीविका को चलाने का काम करते थे। कुछ लोगों के पास शहर में जाकर के मकान बनाने
और लोरी चलाने का काम लोग किया करते थे। तो आपने देखा कि कलपट्टू गांव में रहने वाले लोग जो थे वह विभिन्न प्रकार के काम करते थे, विभिन्न प्रकार के कामों को किया। तो विभिन्न प्रकार के जो काम किए वह काम किस आधार पे किया गया, तो उनके जरूरतों के आधार पे किया गया। जरूरतों के साथ साथ उनके कौशल के आधार पे किया गया, जिनके पास जैसा कौशल था उन्होंने उस प्रकार के काम को आगे बढ़ाया। कह रहा है आगे, क्या कह रहा है कि गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन, सिंचित का मतलब होता है जहां पर हम इरिगेशन करते हैं, मतलब कि जहां पर हम सिंचाई कर सकते हैं उस जमीन को कहते हैं सिंचित जमीन। पर मुख्यतः धान की खेती होती थी। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका को कमाया करते थे। मतलब ये हो गया कि ज्यादातर गांव के लोग क्या करते थे, तो ज्यादातर गांव के लोग खेती का काम करते थे। कहता है कि यहाँ आम और नारियल की काफी बाग है, कपास, गन्ना, केला भी उगाया जाता था। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि उनकी आजीविका के बारे में उनसे क्या सीख सकते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। एक महिला है जिसका नाम है तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगन की जमीन पर काम करते हैं। तो किसके जमीन पर? रामलिंगन के जमीन पे काम करते हैं। उनके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान की खेती है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान की खेती में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगन की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। मतलब कि वह तुलसी जो थी ना, जो तुलसी काम करती थी उसकी निगरानी करने का ये काम करती थी। साल में कुछ ही महीने ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से रोजगार मिलती थी, मजदूरी मिलती थी। अब देखो हमारे पास साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से एक जो फसल होती है, एक फसल का जो सीजन होता है वह 3 से 4 महीने का होता है। और ज्यादातर हमारे यहाँ पे जो फसल होती है वो 2 या 3 फसल होती है। तो 3 महीने का यदि एक फसल होता है तो हमारे पास लगभग 9 महीने होते हैं और 3 महीने हमारे पास बेकार होते हैं। तो हम 3 महीने किसी प्रकार की मजदूरी या फिर हमें रोजगार नहीं मिलता है। कह रहा है कि ये उन मौके में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई, निराई क्या होता है पता है आपको? जब खेतों में धान लगाए जाते हैं तो धान के साथ साथ यहाँ पर घास निकल आती है। तो घास को हटाने के लिए, यहाँ पर हम घास को हटाने के लिए लोगों को लगाया जाता है, जिसे निराई कहते हैं। और बाद में हमें कटाई के लिए बुलाया जाता है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुक करके काम करना पड़ता है। कहता है और देर तक पानी में डूबे रहने के कारण मुझे तकलीफ होती है। रामलिंगन एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी रेट से ये थोड़ा कम है। फिर भी मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढना नहीं जाता। अब देखो जरा ध्यान दो कि यहाँ पर आपको एक दिन का काम करने के लिए जो मजदूरी है वह 40 रुपये मजदूरी है, जबकि दूसरी जगहों पर यह मजदूरी ज्यादा और कम है। और ये इनके यहाँ काफी लंबे समय से काम कर रही है। कह रहा है कि मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेत में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता है तो उसे पास के खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, तो खाना बनाने का काम हो गया, कपड़े धोने का काम हो गया, सफाई का काम हो गया, और दूसरी औरतों के साथ जाकर के जंगल से लकड़ी लाने का भी ये लोग काम किया करते थे। मतलब कि गांव में लोगों की जो आजीविका है वो ना केवल अपने आसपास के समुदाय के लोगों के ऊपर डिपेंड रहते थे, बल्कि ये जंगलों के ऊपर भी अपनी चीजों को पूरा करने के लिए निर्भर रहा करते थे। गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बोरवेल है। बोरवेल समझते हैं किसे कहते हैं? जहाँ से लोग पानी लेकर के आते हैं ना, उसे बोरवेल कहते हैं। मेरा पति घर का सामान जैसे कि साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है क्या, क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? बात है कि इनको साल भर रुपए के या फिर काम करने के मौके नहीं मिलते हैं। ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। अब जरा ध्यान दो। हमारे यहाँ देखो कटाई होती है, तो कटाई कब होगा? नवंबर और दिसंबर में कटाई हो जाएगा। अब देखो कह रहा है क्या, बीड़ा बनाना, तो बीड़ा ना कब कब होगा आपके पास? मई, जून, जुलाई।
रोपाई करना जुलाई अगस्त, निराई करना सितंबर अक्टूबर, कटाई करना नवंबर दिसंबर। लेकिन हमारे पास लगभग ये कुछ महीने, जैसे कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और मई हो गया, इस समय इनके पास कोई भी काम नहीं होता। तो इस जिस काम में नहीं होता है ना, उस समय में ये लोग बेरोजगार होते हैं और इनके पास मौका नहीं मिलता है रोजगार प्राप्त करने का। कह रहे कि हमारी दो बेटियां हमारे जीवन की खुशी है, दोनों ही स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी थी ताकि हम उसका उधार चुका सके। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि तुलसी के काम का विवरण दीजिए। यह रमन के काम से कैसे अलग है? तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है और आपकी समझ में खेत में काम करने वाले मजदूर को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास मजदूरी की, जो हम कहते हैं रोजगार, मजदूरी की दूसरी और कोई साधन नहीं है। मजदूरी की दूसरी साधन नहीं होने के कारण, तो उनके पास दूसरा कोई साधन है ही नहीं। आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन-कौन सी फसलें उगाई जाती है? वहाँ खेतीहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? तो खेतीहर का मतलब होता है जिनके पास खुद की खेती नहीं होती है, वह दूसरों की खेती पर, दूसरी की खेती पर काम करने वाले किसान। इस प्रकार के किसान को कहते हैं खेतीहर मजदूर कहते हैं। अब ये लोग क्या काम करेंगे? ये लोग काम करेंगे, कटाई का काम करेंगे। इसके साथ साथ ये धान लगाई का काम करेंगे, मतलब रोपाई का काम करेंगे। इसके साथ ये बीज बोने का काम करेंगे, बीज को बोने का काम करेंगे। इसके साथ साथ ये निराई का काम करेंगे। तो इनको कई सारे काम करने पड़ते हैं। कह रहा अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते, चर्चा कीजिए। तो उसके पास खुद के होते तो वो ज्यादा काम करती और उसके पास ज्यादा पैसा होता है। जैसे कि हमने तुलसी की कहानी में पढ़ा कि ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चराने में ही खत्म हो जाता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवार में ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनके पास आजीविका को चलाने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं होता है। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उसे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना ही पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवार में से लगभग 40% खेतीहर मजदूर हैं। अब देखो हमारे यहाँ पर गांव में यदि 100 लोग हैं तो उसमें से 40 लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती की जमीन नहीं है। खेती जमीन नहीं है उनके पास, मतलब कि वह लोग अपने खुद के जमीन पर खेती नहीं करते हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन किसान हैं। कह रहा है कि कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता है तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है, जबकि हमारे पास क्या ना हो, तो जब हमारे पास मौसम या फसल का मौसम ना होता है तो हम उनको कहाँ जाते हैं, तो शहरों में जाते हैं काम करने के लिए। जैसे कि कुछ लोग बिहार से दिल्ली चले आते हैं, सूरत चले जाते हैं, क्योंकि बिहार या ऐसे क्षेत्रों में हमारे पास जब खेती होती है तब तो काम होता है, लेकिन बिना खेती के टाइम में हमारे पास कोई रोजगार नहीं होता है। अब एक नया व्यक्ति है जिसका नाम है शेखर। आइए बात करते हैं शेखर के बारे में कि शेखर की जिंदगी कैसी है, वो कैसे गुजर बसर कर रहा है, उसके बारे में देखते हैं। हमें यहाँ धान अपने घर ले जाना है। मेरे परिवार में अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के साथ दूसरे छोटे किसान की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों की कटाई करवा देता हूँ। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बदला। आप जो काम मेरे पास करेंगे वही काम मैं आपके पास कर दूंगा। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देते हैं। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में ले जाऊंगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक चल पाता है। अब देखो आपके पास होते हैं 12 महीने और 8 महीने आप चला रहे हो।
मतलब कि 4 महीने का जो धान है वो आप किसे देते हो, तो वो आप देते हो जिससे आपने उधार लिया है, आप उसको चुका देते हो, व्यापारी को चुका देते हो। मुझे पता है, इसीलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता हूँ। और हमारे पास एक संकर गाय, संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड जो हाइब्रिड होती है ना, उसे हम कहते हैं क्या, संकर कहते हैं। तो संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की सरकारी, सॉरी, सहकारी समिति में बेच देते हैं। तो सहकारी क्या होती है पता आप लोग? सहकारी उसे कहते हैं जहां पर गांव के लोग मिल करके अपने सामूहिक जरूरतों को पूरा करते हैं। तो सामूहिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो संस्थान बनाई जाती है उसे हम कहते हैं क्या, सहकारी समिति कहते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। अब आगे देखते हैं थोड़ा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कर्ज लेने पर, अब ये लोन की बात कर रहा है कि लोन, यहाँ के सिस्टम व्यवस्था कैसी है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजों के खरीदने के लिए पैसे कर्ज लेते हैं। अक्सर देखा जाए तो कहता है कि ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक के लिए हम खरीदते हैं। किससे लेते हैं? साहूकार से लेते हैं। तो साहूकार जो आपको लोन दे रहा है, ये कैसा सेक्टर है, ये किस प्रकार का सेक्टर है लोन को प्रोवाइड करने का? तो ये है आपका इनफॉर्मल है। कैसा है? तो इनफॉर्मल है। अब इनफॉर्मल उसे कहते हैं जो आरबीआई के रेगुलेशन में काम नहीं करता है। जो भी आरबीआई के रेगुलेशन में काम नहीं करता है उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल। और जो साहूकार होता है, जब ये लोन देता है तो इसका जो इंटरेस्ट होता है, इसका इंटरेस्ट हाई होता है। कहता है कि अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होती है तो फसल की कीड़े लग जाते हैं, तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल खराब हो जाती है और ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसे कर्ज लेने के लिए पड़ता है। इसीलिए वो क्या ले लेते हैं, लोन ज्यादा ले लेते हैं। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान इतना भी कमा ले, वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में हम कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब चुका है। पिछले कुछ सालों में ये किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन चुका है और कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दब करके आत्महत्या कर ली। जब यहाँ पे कहा गया है कि कर्ज तले, जब इसका मतलब है ना कर्ज तले कोई दब चुका है, मतलब ये हो गया कि वो क्या फंस चुका है, तो वो कर्ज के जाल में फंस चुका है, कर्ज जाल में फंस चुका है। अब ये कर्ज जाल क्या होता है? मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो किसान था उसने लोन ले लिया, लेकिन इसने लोन को रीपे नहीं किया, लोन को रीपे नहीं किया और उसके लिए फिर से लोन ले लिया। अब ये फिर से रीपे नहीं कर पाया। जब ये बार बार रीपे नहीं कर पाता है तो इसी को हम कहते हैं क्या, डेट ट्रैप कहते हैं या फिर कर्ज जाल कहते हैं। इसमें लोग अपनी आत्महत्या कर लेते हैं या फिर अपने लैंड का छोटा सा टुकड़ा इन्हें बेच करके उसे पूरा कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर की बहन मीना ने व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वे अपना धान किसको नहीं बेचना चाहती? व्यापारी को। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वो अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच इसको लेकर के क्या बातचीत हुई होगी? दोनों के तर्कों को लिखिए। सिंपल सी बात है, उनका मानना होगा कि जो भी आप कमाते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा हमें देंगे, मतलब कि आपके पास जो भी धान उत्पादन होता है वो हमें बेचेंगे। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानता है और क्या अंतर है? उनके पास जमीन है, इनके पास जमीन नहीं है। आपके विचार, सॉरी, आपके उत्तर के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। आपके पास कितनी जमीन है? उनके पास जमीन थी ही नहीं, इनके पास जमीन है। उनको उधार क्यों लेना पड़ा? खेती करने के लिए, जबकि उनको अपना जीवन बसर करने के लिए लेना पड़ा। उनकी कमाई के साधन क्या थे? तो खेती में काम करना, घर को चलाने का काम करना, दूसरे के यहाँ बेलदारी करना। और उन्हें दूसरी जमीन पर काम करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उनके पास खुद की जमीन नहीं थी और उनके पास दूसरों के जमीन के अलावा और कोई काम करने का उनके पास अवसर नहीं था, इसीलिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन के आधार पर आप इसको बना सकते हैं आसानी से। कह रहा है रामलिंगन और करुथम्मा के बारे में बात करता है। जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल की मिल में उन्हें
कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं, मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेच देते हैं। इससे उनको अच्छी कमाई हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है तुलसी और शेखर का चित्रण सॉरी अब विवरण दोबारा पढ़िए, जैसे कि हम ऊपर पढ़ा था। वह बड़े किसान रामलिंगन के बारे में क्या कहते हैं? इसके साथ जो आपने रामलिंगन के बारे में पढ़ा उसे जोड़ते हुए निम्नलिखित सवालों को पूरा करें। उसके पास कितनी जमीन थी? तो छोटी छोटी जमीन थी, लगभग 1 एकड़ के आसपास जमीन थी उसके पास। अपनी जमीन पर उगने वाले धान का वो क्या करते थे? तो अपने जमीन के जो धान हुआ करते थे वो व्यापारी को बेच दिया करते थे। खेती के अलावा कमाई के और क्या-क्या साधन थे? तो वो लोग खेती के अलावा दूसरों के मिल में जाके काम करते थे और जो भी पैसा आता था वो लोन के तौर पर जमा करते थे। भारत में खेतीहर मजदूर और किसान की बात करता है। कहता है कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं। शेखर की तरह छोटे किसान और रामलिंगन जैसे बड़े किसान भी यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बड़े किसान, छोटे किसान और खेतीहर मजदूर 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं, मतलब कि उनके पास जमीन हो सकती है। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं और इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास तो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों के पास हालात यही है। भारत में केवल 20% किसान ही ऐसे हैं, रामलिंगन जैसे हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी खेती है और वो खुद ही अपने खेती पे काम करते हैं या करवाते हैं। ऐसे किसान गांव के अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसान और अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए गए हैं, जैसे कि दुकान चलाना, सूद पर पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि काम इनके अंदर किए जाते हैं। कह रहा है ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? हाँ, कह सकते हैं। आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। जैसे अब इनको जंगलों से क्या मिल जाता है? जंगलों से देखा जाए तो इन्हें महुआ मिलता है बीनने के लिए, तेंदू के पत्ते मिल जाते हैं इकट्ठा करने के लिए, शहद मिल जाता है इनको और व्यापारियों के लोग बेच देते हैं। अतिरिक्त आय की मदद में इन्हें हेल्प करता है और इसी तरह सहकारी समिति को ये उनके आसपास के शहरों के लोगों को दूध बेचने का काम करते हैं। कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का ये मुख्य साधन हो सकता है। कह रहा है कि समुद्र तटीय इलाकों में देखें तो ये पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने का काम करते हैं। जैसे कि इंडिया का जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में जो भी लोग रहते हैं वो मछली ही पकड़ने का काम करते हैं। कहता है कि अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़ करके मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। ये परिवार कलपट्टू के पास पुदुदु पेट नाम के एक गांव में रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ग्राफ आइए देखते हैं। कह रहा है नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा का मतलब होता है कि इस स्टेप बाई स्टेप खेती करना। ये एक गांव है जिनका नाम चिजामी है। ये नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में जो लोग रहते हैं वह चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। मतलब होता है कि पहाड़ी के ढलानों पर जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट देना, जैसे कि हमने यहाँ पर बांट रखा है सीढ़ी के आकार में, और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है और प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे के ऊपर उठा दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसे उठाया जाता है ताकि यहाँ से जो पानी है वह नीचे की ओर ना जाए। इसको रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे पानी भरा रहता है और इससे चावल की खेती सबसे अच्छी होती है। चिजामी के लोगों के पास अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर के एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वह 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठा मिलकर के पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठ करके खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। मतलब कि यहाँ पर कैसी होती है, तो यहाँ पर जो खेती होने वाली है वो खेती होती है, सामूहिक खेती होती है। कैसी खेती होती है? सामूहिक खेती। कहाँ पर होती है? नागालैंड में होती है। चलो ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर देखो कह रहा है क्या, यही लोग जो होते हैं वो यहाँ पर मछली पकड़ने का काम नदी के किनारे देखने को मिल जाते हैं। कह रहा है कि अरुणा और परिवीरन, कह रहा है कि पुदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं और उनके घर समुद्र के पास होते हैं। और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामेरन जैसे मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है कि पंक्तियां दिखाई पड़ जाती है, जो सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गहमा गहमी में रहती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा भीड़ रहता है और लोगों को जाने के लिए तैयार रहते हैं कि ताकि वो जल्दी जाएं और जल्दी समुद्र से मछली पकड़ करके लिए आए। इसमें सारे कैटरमैरन मछली पकड़ करके लौट आए आते हैं और मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति परिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देरी से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई। ये हमारे कैटरमैन में इकट्ठे समुद्र में ही जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज तूफान में फंस गए थे। आज जो मछली पकड़ी गई उनमें से मेरे परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठा करके रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। नीलाम का मतलब होता है उसे बेच देना। आप बेचते हैं कैसे, पता है आप लोग को? यदि आपके नाव में कुछ मछलियां आई है तो उस मछलियों को हम थोक में देते हैं, थोक में कि ले जाओ भाई, ये मछली जो है आपके 100 केजी मछली होगी तो आपका दाम हो जाएगा 5,000 रुपये हो जाएगा या फिर 6,000 रुपये होगा। ऐसे इसको थोक में बेचने का काम क्या कहते हैं। और जब जब किसी को थोक में बेचते हैं ना, उसे कहते हैं नीलाम करना। और नीलाम में उसकी नपाई तुलाई नहीं होती है कि कितना है कितना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सीधे आए, मुंह लगाया कि हाँ भाई इसी इतने का होगा तो ये इतने का बेच दो, तो ऐसे यहाँ पे बिक जाता है। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वो 4 भाग में बांट दिया जाता है। 3 हिस्से उन तीनों लोगों में बढ़ता है जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। क्योंकि जाल, कैटरमैन और उनका इंजन हमारे तो हैं, लेकिन वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर के एक इंजन खरीदा है जो कैटरमैन में लगा हुआ है। इससे जो लोग समुद्र में दूर तक जाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। नीलाम में जो औरतें यहाँ मछलियां खरीदती है वे टोकरे भर भर करके पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर के जाल को सुलझाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे फिर समुद्र की तरफ चल चलेंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि मछलियों के प्रजनन का समय होता है। तो इसका ध्यान देना। अब ये लोग मछलियों के प्रजनन के टाइम में मछली का पालन या मछलियों को पकड़ने का काम नहीं करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर के अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी से व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले कुछ साल सुनामी के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है क्योंकि यहाँ पर उनको मछलियाँ देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो महिला यहाँ पर सामान बेच रही है, अब इनको सामान बेचने में इनको समस्या होती है कि क्या इनको दाम मिलेगा सही से या दाम नहीं मिल पाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के क्या साधन होते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी आय के अलग अलग तरीके कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करते हैं। वो आजीविका को चलाने के लिए ऐसा काम करते हैं। खेती के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुवाई करना। बुवाई का मतलब होता है बीज लगाना या फेंकना। निराई करना मतलब होता है घास काटना। और कटाई का मतलब होता है जो फसल उपज जाती है उसको काटना। फसलें अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जमीन जो हमारे पास फसल का उत्पादन करती है, वो जमीनें जो होती है ज़्यादा हमें उत्पादन तभी देगी जब हमारा जमीन फर्टिलाइज होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं भगवान पर ही निर्भर करते हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द चलता रहता है और बुवाई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर हम उनके जीवन की परिस्थितियों और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएँ पाते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं भारत के कई सारे हिस्सों के बारे में, तो नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है, वो अलग-अलग तरह के होते हैं और वहाँ पे खेती करने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं, वे कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और बाजारों में बेचने के लिए भी फसलों को उगाते हैं।
इस प्रकार के जो फसल उगाते हैं उसे हम कहते हैं नगदी फसल कहते हैं, या फिर हम उन्हें कहते हैं क्या, हम उन्हें कहते हैं व्यापारिक फसलों भी कहते हैं, या फिर हम उन्हें कमर्शियल तौर पर उत्पादन करते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसे उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों में फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव में हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब होता है जो हैंडीक्राफ्ट आप बनाते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट, उसी को हम कहते हैं हस्तशिल्प कहते हैं। काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है क्योंकि इनके पास कच्चा माल नहीं होता, और कच्चा माल होता है तो इनके पास फिर बाजार नहीं होता। तो बाजार की समस्या और उच्च दाम की कीमत के कमी के कारण इन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो क्लास आज के टॉपिक में हमने किसी भी गांव के अंदर लोगों की आजीविका के बारे में विस्तार से देखा कि लोग अलग-अलग क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो आजीविका को चलाने के लिए क्या काम करते हैं, किस प्रकार से वो अपने जीविका को चलाने के लिए रोजगार करते हैं, लोन लेते हैं, व्यापार करते हैं, और कुछ चीज़ों पर हमने आज के टॉपिक में बात किया। आज के टॉपिक के साथ ही हमारा 6th क्लास की हिस्ट्री, जियो और सिविक्स हमारा पूरी तरह से खत्म होता है। ये कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें ताकि हम इससे रिलेटेड और भी कुछ रिकमेंडेशन आपका शामिल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।